हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेल्टा एकेडमी। दिस इज रंजन। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। डीसी मशीन्स आप लोग पढ़ रहे हैं और डीसी मशीन्स के अंदर लास्ट टॉपिक पे हम लोग पहुंच गए हैं, विच इज द ब्रेकिंग ऑफ डीसी मोटर्स। आज की क्लास में जानेंगे कि डीसी मोटर्स में कैसे ब्रेकिंग अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग स्पेसिफिकली, कि वो क्या तरीके होते हैं जिसके बेसिस पे हम इसको अप्लाई करते हैं और एग्जामिनेशन में आपको इससे क्या क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। इससे पहले की क्लास में मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग और उसके बाद की क्लास में मैंने आप लोगों को स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर्स, ये दोनों चीजें बताया हुआ था। दोनों ही स्पेसिफिक अलग अलग टॉपिक्स है, दोनों से डिफरेंट क्वेश्चंस बनते हैं, ब्रेकिंग से भी सेपरेटली क्वेश्चंस बनते हैं। तो फर्स्ट ईयर बेसिक इलेक्ट्रिकल अगर आप पढ़ रहे हैं तो उससे आपको इस टॉपिक से क्या मदद मिलेगी इस सब्जेक्ट में, यही आज की क्लास में समझेंगे हम लोग। ठीक है, तो बहुत गुड सा टॉपिक है ब्रेकिंग ऑफ डीसी मोटर। टोटल हमारे पास 3 तरीके की ब्रेकिंग होती है। फर्स्ट वन इज प्लगिंग, सेकंड इज डायनामिक या रियोस्टैटिक, एंड थर्ड वन इज द रीजनरेटिव ब्रेकिंग। टोटल यही 3 ही ब्रेकिंग समझना है आपको। इन डेप्थ बताऊंगा, मैथमेटिकल फॉर्म में पूरा एनालाइज करके बताऊंगा कि कौन सा ब्रेकिंग कैसे एफिशिएंट होता है, कैसे चीजों को कम या ज्यादा करता है, टॉर्क वगैरह को क्या कैसे अपोजिट डायरेक्शन में प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये पूरा समझेंगे एंड देन उसके बाद फिर क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा आपको ब्रेकिंग के ऊपर, न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्या बनता है। ठीक है, चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं भाई। सीधे स्टार्ट करते हैं ब्रेकिंग ऑफ डीसी मोटर। तो टॉपिक इज ब्रेकिंग इन डीसी मोटर्स। डीसी मोटर में ब्रेकिंग करना क्यों इतना बड़ा टास्क क्यों है, मतलब अलग से एज अ टॉपिक क्यों पढ़ना पड़ रहा है। देखो, जनरेटर में ना, जनरेटर क्या है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन कर रहा है, बट इनपुट कैसा ले रहा है, मैकेनिकल इनपुट ले रहा है ना। तो वो मैकेनिकल जो रोटेशन आप प्रोवाइड कर रहे हो वो आपके कंट्रोल में है। मोटर का सीन अलग है। मोटर में आप इलेक्ट्रिकल इनपुट दे रहे हो, उसके बेसिस पे आउटपुट जो आ रही है वो रोटेशन के फॉर्म में आपको मिल रही है, शाफ्ट की रोटेशन हो रही है। और उस शाफ्ट की रोटेशन को मैकेनिकली कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है कि वो रोटेशन, अब लिफ्ट में चल रहे हो और अचानक से लिफ्ट 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागने लग जाए तो कैसा रहेगा, मजा तो आएगा बट थोड़ी ही देर। ठीक है, ये दिक्कत जो है इसको सॉल्व करने के लिए हमको ब्रेकिंग प्रोवाइड करना पड़ता है। तो अगर सडनली रोकना है तो आप बोलोगे सर ब्रेकिंग में ये इलेक्ट्रिकल ही क्यों, मैकेनिकल तरीका भी तो होता है, डिस्क ब्रेक वगैरह लगा दो और 2-4 चीजें और लगा दो, ड्रम ब्रेक कनेक्ट कर दो, उससे भी तो रुक जाएगा। हाँ बिल्कुल ठीक है। मैकेनिकल ब्रेकिंग की सबसे बड़ी तकलीफ ये होती है कि वहां पे हीट के फॉर्म में एनर्जी का लॉस बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो एनर्जी वेस्टेज जो है ना वो इंक्रीज कर दोगे, पहला चीज। दूसरा चीज कि जो आप ब्रेकिंग के लिए जो सेटअप लगा करके रखे हो उसमें वियर एंड टीयर होने लग जाएगा। क्योंकि आप जैसे सपोज कर लो, एक डिस्क ब्रेक का एग्जांपल लेते हैं। एक डिस्क ब्रेक है, इसके दोनों तरफ में यहाँ पर कैलिपर्स लगे होंगे। ठीक है, तो जैसे ही आप ब्रेकिंग अप्लाई करते हो ये कैलिपर्स एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं। ये जो डिस्क है आपकी, है ना, ये डिस्क लगी होती है इस तरीके से यहाँ पर। तो ये जो डिस्क है इसको प्रेस करते हैं, इस डिस्क के ऊपर प्रेस करते हैं और ये डिस्क सडनली, ये वैसे ही रोटेट भी कर रही है डिस्क, है ना, ये डिस्क जो है वो ऐसे ही रोटेट भी कर रही है लगातार। तो इसके रोटेट होने की वजह से क्या होता है, उसकी इनर्शिया की वजह से फ्रिक्शन क्रिएट होता है, फ्रिक्शन की वजह से हीट डिसिपेशन होगा। और बहुत ज्यादा ब्रेकिंग अगर करते जाओगे बार बार स्पीड में चला करके, तो उससे वो हीट होने की वजह से ब्रेक शू जल भी सकते हैं, पूरे डिस्क भी जल सकती है। और जलते जलते वो डिस्क पतली हो जाएगी, एक टाइम पे टूट भी जाएगी। तो बहुत सारी दिक्कतें होती है जब हम मैकेनिकल ब्रेकिंग करते हैं। कई बार मैकेनिकल ब्रेकिंग की एफिशिएंसी कम रहती है, हो सकता है सडन ब्रेकिंग ना मिले, या हो सकता है इतनी ज्यादा सडन ब्रेकिंग हो जाए कि सिस्टम हमारा डिसबैलेंस हो जाए। तो ऐसे बहुत सारी दिक्कतें होती है, एफिशिएंसी तो लो ही होती है समझ लो, क्योंकि मैकेनिकल ब्रेकिंग में एनर्जी बन नहीं रही है, एनर्जी तो वेस्ट ही हो रही है। ठीक है, तो आप एनर्जी बचाने का तो बात ही मत करो अगर आप मैकेनिकल ब्रेकिंग बोल रहे हो तो ये एक सबसे बड़ा नुकसान। ओवरऑल एफिशिएंसी जो है वो रिड्यूस्ड, परफॉर्मेंस रिड्यूस्ड, प्लस वियर एंड टीयर, फ्रिक्शन लॉसेस, ये अलग से दिक्कत है, आग लगने का खतरा। इन सबको ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग ज्यादा एफिशिएंट साबित होती है एज कंपेयर टू द मैकेनिकल ब्रेकिंग। और जब इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग की बात होती है तो टोटल हमारे पास 3 टाइप की ब्रेकिंग मेथड्स आती हैं। तो लिखेंगे इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग in DC motors is provided by
any of the three methods, by any of the three methods, first one is plugging. पहला होता है plugging. Second one is the dynamic braking, and third one is regenerative braking. एक एक करके आज की क्लास में तीनों मेथड्स को समझेंगे और बहुत गुड सा एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे कि आपको दोबारा इसको रटने की जरूरत ना पड़े, प्रॉपर समझ में आए चीजें. ठीक है, सो लेट्स बिगिन विथ द वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ ब्रेकिंग मेथड, दैट इज नोन एज प्लगिंग. प्लगिंग कैसे प्रोवाइड करते हैं, और ये जितना भी ब्रेकिंग हम लोग पढ़ रहे हैं ये सब डीसी मोटर के एस्पेक्ट से पढ़ रहे हैं. ठीक है, यहाँ पे इसीलिए मैंने इसको मेंशन किया हुआ है. चलिए, तो सबसे पहले लिखते हैं अबाउट प्लगिंग. एक सर्किट डायग्राम से समझते हैं, बहुत सिंपल है इसको समझना. लेट अस से कि आपके पास एक मशीन का एक डायग्राम बना हुआ है. यहाँ पे एक मशीन जो है उसको कनेक्ट कर लेते हैं. ये डीसी मोटर कनेक्टेड है. ठीक है, अब इसमें हमको प्लगिंग प्रोवाइड करना है. तो सबसे पहले हम लोग कहीं ना कहीं से सप्लाई दे रहे होंगे इसमें. ये पॉइंट हो गई, लेट्स से यहां से वीटी सप्लाई दे रहे हैं और यहां पर इसकी शाफ्ट होगी आरएसएच. बैक ईएमएफ, कुछ आर्मेचर रेजिस्टेंस, यहां से करंट आईएल, आर्मेचर करंट, शंट फील्ड वाइंडिंग करंट. ठीक, एक बेसिक सा सेटअप क्रिएट हो गया यहां पर. अब ये ब्रेकिंग काम कैसे करती है इस चीज को समझेंगे हम लोग. ठीक है, प्लगिंग का मेथड इस बात पे ध्यान देता है कि इस मशीन से जो टॉर्क बन रहा है, अगर हमको जब ब्रेकिंग करनी है तो उससे उल्टा टॉर्क क्रिएट करवा दे. ठीक है, उल्टा टॉर्क क्रिएट करवा दे तो बात बन जाएगी. क्योंकि डीसी मोटर है, डीसी मोटर है तो सप्लाई की डायरेक्शन तो फिक्स ही होगी, बिल्कुल फिक्स होगी. तो अगर उल्टा टॉर्क बनाना है तो आप सबको पता है कि टॉर्क जो होता है इट इज प्रोपोर्शनल टू 5 टाइम्स आईए. आर्मेचर टॉर्क जो होती है मशीन की वो 5 टाइम्स ऑफ आईए के ऊपर प्रोपोर्शनल होती है. 5 इज दैट मेन फ्लक्स और आईए क्या होता है, आर्मेचर करंट होता है. ठीक, तो आर्मेचर करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगे तो टॉर्क उल्टा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा. तो कई बार पढ़ने के समय हम लोग क्या सोचते हैं, जब हम प्लगिंग को पहली बार पढ़ते हैं तो डायग्राम्स कुछ बने होते हैं, कुछ ऐसे जिगजैग टाइप के ऐसे डायग्राम बना के दे देता है कि इसको उल्टा कर देंगे हम लोग. और वो डायग्राम भी ठीक है, सही है, बट उसको समझने में एक जगह गलती हो जाती है और उसके बाद हमारे माइंड में एक कंसेप्ट बैठ जाता है. क्या कंसेप्ट बैठता है मैं आपको बताता हूं, बताइएगा आपने भी ऐसा सोचा था कि नहीं. तो प्लगिंग पढ़ने के समय हम लोग क्या करते हैं, हमको ये बताया जाता है कि अगर यहां से एक छोटा सा चेंजेस कर दिया जाए, ऐसा. ठीक है, ये वही बैक ईएमएफ है, आर्मेचर है, इस टाइप के एक चेंजेस कर दो तो उससे करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, है ना. करंट की डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो जाएगी. या फिर एक चीज और बताया जाता है, ये देखो कि आप यहां से ना सप्लाई की डायरेक्शन उल्टी कर दो. ये जो वीटी आप जैसा दे रहे थे इसको रिवर्स कर दो लाइक दिस, तो प्लगिंग हो जाएगी. मतलब उल्टा सप्लाई दे दो, अपोजिट सप्लाई दोगे तो उल्टी दिशा में टॉर्क बनने लग जाएगा. उल्टी दिशा में टॉर्क बनने लग जाएगा तो बिल्कुल टाइटैनिक के सीन के जैसा हो जाएगा कि भाई टाइटैनिक सामने जा रहा था आइसबर्ग से टकराने, और जब टकराने के करीब पहुंचा तो उन लोगों ने क्या बोला पहले कि ऑफ करो, उसके बाद फिर क्या बोला इंजन रिवर्स कर दो. तो इंजन रिवर्स करने से क्या होगा, उल्टा टॉर्क बनेगा और वो उसको जाने से बचा सकता था. बट जैसे वो नहीं रुका वैसे ये भी नहीं रुकेगा. ठीक है, ये भी टकरा जाएगा आइसबर्ग से. इसलिए क्योंकि ये कंसेप्ट थोड़ा सा गड़बड़ है इलेक्ट्रिकल के फील्ड में. क्यों गड़बड़ है इसको समझना आप. एग्जैक्टली अगर आप सप्लाई को उल्टा कर दो ऐसे, जैसे यहाँ पे शोन है, पहले वो सप्लाई दे रहे थे अभी ये सप्लाई दे रहे हैं. ठीक है, तो आपके माइंड में आएगा कि सर यहाँ से तो आईएल जा रही है. ठीक, आर्मेचर टॉर्क की डायरेक्शन तो बदल जानी चाहिए. अब ये टॉर्क जो पहले था वो माइनस ऑफ टाउ ए क्रिएट हो जाना चाहिए यहाँ पे. तो मशीन अगर यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही थी तो अभी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमाने वाला टॉर्क मिलना चाहिए इसको.
बट ये कंसेप्ट टोटली रॉन्ग है, ऐसा नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा उसका रीजन समझ लो आप। क्या रीजन है इसका? सिंपली आप बोलोगे सर मैं सोर्स सप्लाई को उल्टा कर देने से उल्टा टॉर्क बना लूंगा, तो ये बात रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? देखो क्या होता है, आपने इस डायरेक्शन में सप्लाई दिया, ठीक, आई एस एच आ रही है इस डायरेक्शन में, यहां से क्या बन रहा है, फाई एस एच बन रहा है, शंट फील्ड, ठीक है, जिसके इन्फ्लुएंस में ये मशीन जो है वो चल रही है। आर्मेचर करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। आर्मेचर करंट से बनने वाला, आर्मेचर करंट की डायरेक्शन, शंट फील्ड करंट की डायरेक्शन सेम है दोनों में। अच्छा ठीक, आपने जब सप्लाई रिवर्स किया तो क्या हुआ, अब आईएल यहां से जाने लग गई, ठीक, आर्मेचर करंट फाई एस एच ड्यू टू आई एस एच। अभी बोलिए क्या होगा भाई? अभी देखिए आई एस एच और आई ए दोनों की डायरेक्शन सेम है अभी भी। मतलब ये हुआ कि आपने आई ए को नेगेटिव किया, अब देखो नया जो टॉर्क बनेगा कैसा होगा, आर्मेचर टॉर्क न्यू, देखो क्या होगा, आई ए की डायरेक्शन अपोजिट माइनस आई ए, तो फाई ए की डायरेक्शन, फाई एस एच की डायरेक्शन भी तो अपोजिट हो गई, माइनस ऑफ फाई एस एच। अब बोलो दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, अगेन फाई एस एच इंटू आई ए ही बनेगा। तो क्या चेंज हुआ? कुछ भी नहीं, टॉर्क क्यों डायरेक्शन चेंज करेगी अपना? समझ गए, दोनों ही नेगेटिव हो गए एक साथ। तो अब प्रॉब्लम समझ में आई आपको कि सिर्फ सप्लाई की डायरेक्शन चेंज कर देने से आपको आउटपुट में टॉर्क उल्टा नहीं मिलेगा, टॉर्क अपोजिट डायरेक्शन का चाहिए। तो इन दोनों में से किसी एक की डायरेक्शन को बदलो और एक को वैसे ही रहने दो, ठीक। बस इतना समझ गए तो समझ लो कि आपको इसका लॉजिक पूरा समझ आ गया। तो अब यही चीज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि किसी एक को वैसे ही रहने देते हैं और दूसरे की डायरेक्शन को चेंज करते हैं, जो डायग्राम मैंने पहले बना के ड्रॉ करके आपको दिखाया था, ठीक है। कैसे करते हैं ये चीज देखिए। तो अगर इस मशीन में मैं फ्लक्स को कुछ नहीं करता हूं, फ्लक्स जैसी है उसको वैसे ही रहने देता हूं, ठीक है, एक छोटा सा चेंजेस कर देता हूं यहां से, इवन सप्लाई की भी जो डायरेक्शन है उसको भी वैसे ही रहने देते हैं, प्लस माइनस जो जैसा था एज इट इज, बस इतना सा चेंज करेंगे कि इसकी कनेक्शन को बदल देंगे हम लोग। जो टर्मिनल ऊपर था उसको नीचे कनेक्ट करेंगे और जो टर्मिनल नीचे कनेक्टेड था नेगेटिव से उसको पॉजिटिव साइड से कनेक्ट कर दूंगा मैं, लाइक दिस। ऐसे सिर्फ इतना ही चेंज करने की नीड है ओवरऑल कनेक्शन में। इससे क्या हो जाएगा, ठीक, इससे क्या हो जाएगा, देखो जब मैं ये कनेक्शन में चेंजेस करता हूं ना, तो अब करंट की डायरेक्शन कैसी है, आइए करंट अब यहां से एंटर कर रही है। अब आप देखो पहले कहां से एंटर कर रही थी, अभी कहां से एंटर कर रही है, डायरेक्शन अपोजिट हुआ, तो मेरा आईए क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ आईए बनेगा उसके कंपैरिजन में। फाई एस एच का क्या हो रहा है, देखो आपका आई एस एच अभी भी इधर ही जा रहा है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है जैसे पहले था, तो फ्लक्स आपकी वैसे ही पॉजिटिव रहेगी जैसे पहले थी। डायरेक्शन बदलता तो फ्लक्स की डायरेक्शन चेंज हो जाती ना, यहां ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो फाई एस एच पॉजिटिव है, आई ए नेगेटिव है, तब कहीं जाके आपका टाउ ए जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। सो नाउ योर आर्मेचर टॉर्क न्यू विल बी गिवन एज फाई एस एच इंटू माइनस ऑफ आई ए, ऐसा एक्सप्रेशन आएगा। देयरफॉर टाउ ए न्यू विल बिकम नेगेटिव, तब जाके अपोजिट डायरेक्शन का टॉर्क बनेगा। समझ गए, इतना ही फंडामेंटल है प्लगिंग का और कुछ नहीं। सोचो इतना आसान सा था है ना, थोड़ा सा मैथमेटिकली समझ ले इस चीज को, लिखने का काम तो आप कर लोगे। तो हमको इनपुट टर्मिनल को रिवर्स नहीं करना है, हमको सिर्फ जो आर्मेचर का जो टर्मिनल था उसको रिवर्स करना है, मेन सप्लाई से जो उसका कनेक्शन था, ठीक है। क्योंकि अगर आप इनपुट सप्लाई टर्मिनल को रिवर्स करने जाओगे तो कुछ चेंज नहीं होगा टॉर्क के अंदर, सेम वैसे ही चलता रहेगा मोटर, कोई ब्रेकिंग नहीं होगी वहां पे, ठीक है। चलो तो लिखता हूं मैं, बिफोर प्लगिंग प्लगिंग करने से पहले क्या सीन था, एक्सप्रेशन बनाते हैं डायरेक्टली।
ये डायग्राम है बिफोर प्लगिंग का, लिख लेते हैं इसको। बिफोर प्लगिंग, प्लगिंग करने से पहले, ठीक। एट प्लगिंग, अब प्लगिंग जब कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, ठीक। अब ये प्रोसेस समझ जाओगे आप दोनों डायग्राम्स को देख के। हाँ जी, बिफोर प्लगिंग जरा एक्सप्रेशन बनाते हैं वी का, ठीक है। देखते हैं कि वोल्टेज का एक्सप्रेशन क्या बनता है। तो यहां से अगर मुझे वीटी लिखना होगा तो कैसे लिखूंगा? बिफोर प्लगिंग आई वुड राइट वीटी इज इक्वल टू ईबी प्लस आई ए आर ए। एक्सप्रेशन ठीक है, वीटी प्लस वीटी इज इक्वल टू ईबी प्लस आई ए आर ए। क्या ये ठीक है? देखो आई आर ए का ड्रॉप हो रहा है, ठीक है, और वीटी है। केवीएल लगाओ जरा इस लूप में, फिर पता चलेगा कि एक्सप्रेशन ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे v इज इक्वल टू ई बी माइनस आई आर ए, बैक ई एम एफ, और उसमें से आई आर ए का ड्रॉप माइनस करेंगे कि प्लस करेंगे? सोचो आप, यहां पर क्या लिखना सही रहेगा, सोच के बताइए। ये पॉइंट समझ में आया सबको? चलिए, तो अब एक्सप्रेशन देखते हैं। प्लगिंग से पहले क्या हो रहा था? तो वी टी इज इक्वल टू ई बी प्लस आई ए आर ए निकल के आया, ठीक है। या फिर मैं ये लिख सकता हूं कि आई ए आर ए इज इक्वल टू वी टी माइनस बैक ई एम एफ, है ना। एंड आर्मेचर करंट आई ए कैन बी गिवन एज वी टी माइनस ई बी अपॉन आर ए। ये कब? प्लगिंग करने से पहले। आर्मेचर करंट की वैल्यू ऐसी थी, टोटल वोल्टेज माइनस ईबी डिवाइडेड बाय जितना आर्मेचर रेजिस्टेंस होगा वो असर कर रहा था यहाँ पे, ठीक है। प्लगिंग करने के ड्यूरिंग, यानी ड्यूरिंग प्लगिंग क्या होगा, प्लगिंग करने के समय क्या सिचुएशन बनेगी, उसको थोड़ा समझते हैं। ये डायग्राम मैं कॉपी कर रहा हूं, अब इसमें थोड़ा सा एक मॉडिफिकेशन दिखाऊंगा आपको, जो जिससे बनेगा आपका फाइनल डायग्राम प्लगिंग का। अभी ये फाइनल डायग्राम नहीं है, तो सिर्फ आपको समझाने के लिए था। देखिए, प्लगिंग का फाइनल डायग्राम जो है उसमें क्या नया चीज आने वाला है, देखते हैं। आईएल आ रहा है, ठीक है। नाउ ड्यूरिंग प्लगिंग, बस आप सिर्फ ना आर्मेचर करंट की एक्सप्रेशन पे फोकस करिए, कहानी समझ में आ जाएगी। ड्यूरिंग प्लगिंग इस पे केवीएल अप्लाई कर दीजिए। अप्लाइंग केवीएल एट लूप 1। मान लो कि ये पूरा इस रीजन का जो लूप है, दिस इज आवर लूप 1, ठीक है। ये पूरा रीजन, ये वाला जो इस मोटर से होते हुए जा रहा है, हम लोग इधर सेकंड लूप की बात नहीं कर रहे हैं, फर्स्ट लूप वीटी को जो इंक्लूड कर रहा होगा उस लूप की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या एक्सप्रेशन बनेगा यहाँ पे? एक्सप्रेशन बनेगा माइनस ऑफ वीटी माइनस ऑफ ई बी प्लस आई ए आर ए इज इक्वल टू 0। देखते जाएगा ध्यान से, माइनस ऑफ वीटी माइनस ऑफ बैक ईएमएफ प्लस आई ए आर ए इक्वल टू 0, ठीक। देयरफॉर वी कैन से, इसको उधर भेज दोगे तो ये बनेगा आई ए आर ए इज इक्वल टू वी टी प्लस ई बी, लिख सकते हैं। एंड आई ए इज इक्वल टू वी टी प्लस ई बी डिवाइडेड बाई आर ए। क्या हुआ यहाँ पे सीन? थोड़ा सा अगर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो एक बहुत बड़ा चेंजेस दिखेगा आपको। क्या चेंजेस दिखेगा? ये देखो, प्लगिंग करने से पहले आर्मेचर करंट की वैल्यू कैसी आ रही थी? वीटी माइनस ईबी अपॉन आर ए आ रही थी। वीटी में से बैक ईएमएफ सब्ट्रैक्ट हो रहा था, रिड्यूस हो रहा था, तो करंट यहां बढ़ रही थी कि वहां बढ़ रही है? सेकंड केस में जल्दी से बताना आप, सेकंड केस में क्या दिख रहा है? आर्मेचर करंट की वैल्यू अब हो जाएगी वीटी प्लस ईबी डिवाइडेड बाई आर ए। एग्जाम्पल से समझो इसको। मान लो कि आपका वीटी था क्वेश्चन में 200 वोल्ट, ठीक, और लेट्स से कि आपका आर्मेचर रेजिस्टेंस है 0.5। बैक ईएमएफ आपके सिस्टम में मान लो बन गया था यहां से 100 वोल्ट का। एक एग्जांपल लेने बोल रहा हूं आपको।
इसी एग्जाम्पल को दोनों सिनारियों में समझो कि आर्मेचर करंट में क्या क्या चेंजेस हो रहा है। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है। अब इस सिनारियो के हिसाब से देखो कि बिफोर प्लगिंग क्या हो रहा था। बिफोर प्लगिंग आर्मेचर करंट की वैल्यू कितनी थी, तो आप बोलोगे Vt माइनस EB अपॉन RA। ठीक है, एंड आफ्टर प्लगिंग, आफ्टर या ड्यूरिंग प्लगिंग बोल सकते हो आप, एक्सप्रेशन आ गया करंट का Vt प्लस EB डिवाइडेड बाई RA। अगर मैं वैल्यू डाल के आपको दिखाऊं तब हैरानी होगी। यहां एक्सप्रेशन हो जाएगा 200 माइनस 100 अपॉन 0.5 विच मेक्स इट 200 एम्पियर्स। 200 में से 100 गया, 100 बचा, 100 डिवाइड बाई 0.5 यानी कि इंटू 2 200 एम्पियर। यहां क्या सीन हो गया, 200 प्लस 100 बाई 0.5। ठीक है, तो ये बन गया 300 बाई 0.5, 600 एम्पियर। क्या सीन दिख रहा, क्या सीन दिख रहा है आप लोग को बताओ, क्या हुआ यहाँ पे सीन। प्लगिंग करने की वजह से आर्मेचर से अब पहले से 3 टाइम्स ज्यादा करंट जा रही है। इस एग्जांपल के तौर पे 3 गुना ज्यादा करंट जा रही है अब यहाँ पे, 3 टाइम्स ज्यादा। तो ये दिक्कत हुई यहाँ पे, आर्मेचर से हैवी करंट जाने लग गई ना। इसको लिमिट नहीं करेंगे तो आर्मेचर वाइंडिंग जल जाएगी आपके सिस्टम के। ठीक, और इसी को लिमिट करने के लिए मैंने आपको बोला था कि डायग्राम में कुछ चेंजेस बताऊंगा आपको जो करना कंपलसरी होता है। डायरेक्टली प्लगिंग का मतलब ये नहीं होगा कि आर्मेचर के टर्मिनल्स को हम लोग उल्टा करके कनेक्ट कर दिए मेन लाइन से, नहीं। यहाँ पे एक चीज और करना पड़ेगा आपको, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा। दिस इज REXT। इसका रीजन समझ में आया कि क्यों कनेक्ट करना पड़ेगा। ऐसी नहीं कि सिर्फ डायग्राम में बना हुआ ऐसे कनेक्ट कर दिए, ये कनेक्ट करना जरूरी है। इसके पीछे का कारण अब आप लोगों को पता है। ठीक है, तो लिखेंगे सिंस ड्यूरिंग प्लगिंग a huge IA can flow, thus REXT is also connected in series, is also connected in series with armature, with armature। ठीक है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमको इसीलिए कनेक्ट करना पड़ता है। तो प्लगिंग करके हम लोगों ने क्या किया, तो इनिशियल टॉर्क अगर आप बोलो तो इनिशियल बिफोर प्लगिंग, प्लगिंग करने से पहले हमको हमारे पास टॉर्क कैसा था, आर्मेचर टॉर्क वाज 5 इंटू IA। एंड ड्यूरिंग प्लगिंग, प्लगिंग करने के समय क्या हो गया, आर्मेचर टॉर्क हैज बिकम 5 इंटू माइनस ऑफ IA, डायरेक्शन अपोजिट हो गए, देयरफॉर नेगेटिव टॉर्क, नेगेटिव टॉर्क। ठीक, तो ये नेगेटिव टॉर्क क्या करेगा, ये नेगेटिव टॉर्क रिवर्सल क्रिएट करेगा, रिवर्स डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा। मोटर की शाफ्ट पे उल्टी दिशा का जब फोर्स लगाएगा तो एक ऐसा कंडीशन आएगा कि मशीन सपोज कर लो क्लॉकवाइज घूम रही है, फोर्स इस पे एंटी क्लॉकवाइज का लग रहा है, तो धीरे धीरे पहले स्पीड कम होगी, 0 पे आएगा, और वहीं पे आपको उसको मैकेनिकली ब्रेक करके ऑफ कर देना है। नहीं अगर ऑफ किए तो क्या होगा, वो एंटी क्लॉकवाइज घूमना शुरू कर देगा, उल्टे दिशा में भी घूमने लग जाएगा। तो प्लगिंग प्रोसेस की ये सबसे बड़ी ड्रॉबैक है। हालांकि बहुत जल्दी ये रोकता है, अपोजिट डायरेक्शन का टॉर्क क्रिएट करेगा, सडनली स्टॉप कर देगा आपकी मशीन को, लेकिन मैकेनिकल ब्रेकिंग भी आखिरी में लगाना पड़ेगा। मैकेनिकल ब्रेकिंग अगर नहीं लगाया तो ये जो मशीन आपकी पहले क्लॉकवाइज घूम रही थी, टॉर्क बना इसके अंदर एंटी क्लॉकवाइज, इसको रोका पहले, और रोकने के बाद फिर अगर आप वहां पे कंट्रोल नहीं किए, सप्लाई को बंद नहीं किए, तो एंटी क्लॉकवाइज घूमनी शुरू हो जाएगी आपकी मोटर, तो एक नया दिक्कत शुरू हो जाएगा वहां से। ठीक है, तो ये एक सबसे बड़ा लिमिटेशन होता है। तो इसका एक लिमिटेशन लिखवा देता हूं आपको, ये इसकी लिमिटेशन क्या बन गई,
कि मैकेनिकल ब्रेकिंग is required as the motor rotation stops. If not applied, then motor may continue to run under the influence of opposite torque. क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन की टॉर्क तो लगी रही है ना, तो उसके इन्फ्लुएंस में आपकी मोटर रनिंग शुरू कर देगी दोबारा से, तो वो एक नई समस्या हो जाएगी। फिर उसको रोकने के लिए आपको फिर उल्टे दिशा का टॉर्क जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्लगिंग। तो प्लगिंग जो ब्रेकिंग है इसका कंसेप्ट एक लाइन में कोई पूछे तो सीधे कैसे बताओगे? प्लगिंग वो कंसेप्ट है जहां पे हम टॉर्क रिवर्सल पे काम करते हैं। हमारा मेन फोकस ये होता है कि मोटर अभी जिस दिशा में घूम रहा है उसके उल्टे दिशा की टॉर्क क्रिएट करवा दें, सो दैट कि उसका जो रोटेशन है वो पूरी तरह से ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए। जैसे ही ऑब्स्ट्रक्ट होता है हम उसको आगे नहीं घूमने देते हैं, हम उसको वहीं पे मैकेनिकल ब्रेकिंग करके सप्लाई बंद कर देते हैं। ऐसा नहीं करेंगे तो मशीन ओवरशूट कर जाएगा और वो जो हम जो टॉर्क लगा रहे थे ब्रेकिंग के लिए उसकी दिशा में घूमने लग जाएगा। ठीक है, यही है पूरा प्रोसेस प्लगिंग का, बस इतना ही है। ठीक, करते कैसे हैं वो तरीका आपने देख लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे। REXT क्यों कनेक्ट किया उसका भी रीजन आप सबको समझ में आ गया कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं लगाते तो क्या हो जाता। मैथमेटिकली बताऊंगा ना तो रटना नहीं पड़ेगा, सब समझ आएगा आपको एक बार में। ठीक है, डन। चलो, तो अब इसके बाद इंस्टेंट ब्रेकिंग होता है, फास्ट ब्रेकिंग मेथड है, क्विक ब्रेकिंग मेथड है, लेस कॉस्टली है, गुड मेथड है ये। ठीक, अगले मेथड पर आते हैं। सेकंड इज डायनामिक ब्रेकिंग। कैसा मेथड होता है ये? शायद इसका एक और नाम बताऊंगा तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। डायनामिक ब्रेकिंग को ही बोलते हैं रियोस्टैटिक ब्रेकिंग, इसी को कहा जाता है रियोस्टैटिक। रियोस्टैट क्या होता है? हैवी रेजिस्टेंस होता है जो वेरिएबल होता है, जिसकी मैग्नीट्यूड को आप वेरी कर सकते हो, है ना। लैब्स वगैरह में आप लोगों ने यूज किया होगा। ठीक है, तो इसी का एक दूसरा नाम होता है रियोस्टैट या फिर रेजिस्टेंस ब्रेकिंग। रियोस्टैट ब्रेकिंग या रेजिस्टेंस ब्रेकिंग, समझ जाएंगे। अब कहानी यहां से शुरू होती है। रियोस्टैट या रेजिस्टेंस ब्रेकिंग क्या करता है? तो यहां पर करना यह है कि मशीन को एक रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर देना है जब ब्रेकिंग करने की रिक्वायरमेंट है तो। ठीक, और ऐसा करते ही मशीन हमारी उस रेजिस्टेंस को पावर देने लग जाएगी खुद बना के। मतलब हम ये बोल रहे हैं इनडायरेक्टली कि हमारा जो डीसी मोटर है वो जनरेटर की तरफ फंक्शन करने लग जाएगा और एनर्जी वेस्ट होने लग जाएगी अक्रॉस दैट रियोस्टैटिक रेजिस्टेंस जो हम कनेक्ट करे होंगे। ठीक, क्या फायदा होगा इससे? तो इससे फायदा ये होगा कि मशीन रुक जाएगा। लेकिन इससे एक नुकसान भी होगा। देखते हैं क्या। चलिए, डायग्राम को वापस मॉडिफाई कर दिया। अब देखिए सीन क्या है हो रहा है यहाँ पे। ये इनिशियल कंडीशन है, ये आपकी मोटर इनिशियली ऐसे कनेक्टेड है यहाँ पर, और जैसे सप्लाई आ रहा था वो सब कुछ सेम है, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है। आर्मेचर में यहाँ से करंट भी आ रही है, शंट फील्ड वाइंडिंग में करंट आ रहा है, टोटल सप्लाई करंट आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब करने क्या वाले हैं हम लोग? हमको पता है कि लिख देते हैं, वी नो दैट आर्मेचर टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 5 टाइम्स IA। तो क्लियर है ना ये वाला फंडा कि फ्लक्स और आर्मेचर करंट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, तो अगर ब्रेकिंग करना है तो टॉर्क को नेगेटिव करना पड़ेगा।
ये चीज क्लियर। और टॉर्क को नेगेटिव करना है तो इन दोनों में से किसी एक क्वांटिटी को नेगेटिव करना पड़ेगा, ठीक, किसी एक क्वांटिटी को नेगेटिव करना पड़ेगा, यही फंडामेंटल है। और हम लोग जानते हैं कि बिफोर ब्रेकिंग, पिछले पेज में हम लोग ये कंडीशन फाइंड कर चुके हैं, इसलिए मैं डायरेक्टली लिख देता हूं। बिफोर ब्रेकिंग आर्मेचर करंट का एक्सप्रेशन होता है Vt माइनस Eb डिवाइडेड बाई Ra। तो आर्मेचर करंट जो होगी वो भले रिड्यूस होगी, लेकिन Vt माइनस Eb के हिसाब से कम होती चली जाएगी, ठीक है। अब ब्रेकिंग करने के समय हम लोग क्या करते हैं, ब्रेकिंग करने के समय ये बोलता है कि आप आर्मेचर को डिस्कनेक्ट करो मेन सप्लाई से और उसको एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दो। किससे? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से। तो मशीन जो होगा हमारा वो सडनली क्या करेगा, वो उस रेजिस्टेंस को आउटपुट प्रोवाइड करने लग जाएगा एज अ जनरेटर। अच्छा, इससे क्या होगा, मतलब पूरी मशीन में इसको हटा के लोड लगा दूं, ऐसा? अच्छा चलो ऐसा भी करके देख लो। एक कंसेप्ट आप सबके दिमाग में ये आएगा कि सर हम सीधे सप्लाई जो दे रहे थे, सप्लाई को हटा देते हैं और सप्लाई की जगह पे लोड कनेक्ट कर देते हैं, है ना। एज ए इंजीनियर ये सब करने का मन तो करेगा आपका, आप बोलोगे सर यहाँ पे RL कनेक्ट कर देते हैं ह्यूज अमाउंट का। तो अब क्या होगा, मशीन हमारी रन तो कर ही रही है, अपने इनर्शिया की वजह से लगातार और रन करेगी, और जब रन करती जाएगी तो यहाँ से ये मशीन आउटपुट IA देने लग जाएगी, यहाँ से करंट IL जाने लग जाएगा, यहाँ पे इसके अक्रॉस VL बनने लग जाएगा और कुछ करंट शंट फील्ड में जाने लग जाएगा। क्या ये चीज होगा? बिल्कुल होगा जी, एकदम होगा, ठीक है। बट इसमें एक तकलीफ है, एक दिक्कत है, इसमें मशीन अपनी इनर्शिया से चलती रहेगी और जब उसकी मर्जी होगी तब वो रुकेगी। मतलब जब वो फ्रिक्शन एक्सपीरियंस करेगी तो फ्रिक्शन के एक्सपीरियंस से बहुत देर के बाद रुकेगी। तो घूम फिर के यहाँ इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग जैसा कुछ नहीं कर रहे हो आप, ये मशीन एनर्जी बस डिलीवर कर रही है आउटपुट में, रुक नहीं रही है आपके रोकने से। ये तो अपनी इनर्शिया से रुकेगी, जाके अपने फ्रिक्शन की वजह से जाके रुकेगी। जितनी स्पीड से चल रही थी वो अपनी इनर्शिया की वजह से वो कंटिन्यू करती रहेगी, तब वो लेट से जाके रुकेगी। सडनली ऐसा कुछ नहीं होने वाला इसमें। क्यों? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन का टॉर्क कहाँ बनाया आपने? देखो, आप बोलोगे सर IA की डायरेक्शन तो अपोजिट हो गई, तो देखो फील्ड भी जो बन रहा है वो इसके बेसिस पर ही बन रहा है, और फील्ड इसके बेसिस पर बन रहा है तो उस कंडीशन में टॉर्क अपोजिट कहाँ से हो पाएगी? मतलब बहुत हैवीली इसको स्टॉप करने लायक सफिशिएंट टॉर्क नहीं है, ठीक। थोड़ी बहुत अगर अपोजिट टॉर्क बन भी रही है तो वो भी इसी की वजह से बन रही है, इस IA की वजह से। एडिशनली क्या हो सकता है इस ब्रेकिंग को थोड़ा और परफेक्ट, ये भी गुड तरीका हो सकता था, लेकिन इससे बेटर तरीका क्या है पता है? इससे बेटर मेथड ये है कि अगर हम लोग यहां से एक चीज करते हैं, इस मोटर को इसकी आर्मेचर सेगमेंट से अगर हम किसी लोड से कनेक्ट कर दें, सडनली एक हैवी सा रेजिस्टिव लोड अगर इसको फीड करने बोले, और मीनवाइल बाकी की वाइंडिंग एज इट इज कनेक्टेड रहे मेन सप्लाई सोर्स से, तो ये कंडीशन एकदम खतरनाक इफेक्ट करेगा और ब्रेकिंग एकदम तुरंत प्रोवाइड करेगा। यानी पिछले मेथड प्लगिंग में जो आपने पढ़ा था उसका भी फायदा मिलेगा, और प्लस हम यहां से एनर्जी को डिसिपेट भी करवा देंगे रजिस्टर के अक्रॉस। तो दोनों ही तरीके से अपोजिट टॉर्क प्लस एनर्जी का डिस्पोजल, दोनों चीजें जब एक साथ काम करेगी तो मोटर और जल्दी रुकेगा और इफेक्टिव तरीके से रुकेगा। तो ये ब्रेकिंग बहुत एडवांटेजेस होगी। कैसे ऐसा होगा समझिए। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, आपने बोला कि ठीक है मोटर के लिए ना हम लोग यहाँ टर्मिनल बना के रखते हैं दो, अब इसको लीवर सिस्टम रख देते हैं, स्विच 1 से स्विच 2 पॉइंट पे जैसी कनेक्ट करेंगे मशीन लोड से कनेक्ट हो जाएगी यहाँ से, ठीक है। अब अगर लोड से कनेक्ट हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, तो अब ये मशीन तो घूम ही रही है ना, इसका शाफ्ट सपोज कर लो इस दिशा में घूम रहा था, ठीक, तो अपनी इनर्शिया की वजह से वैसे ही घूमेगा, तो उससे क्या करेगा, ये एनर्जी बनाने लग जाएगा, ये करंट यहाँ से आउटपुट देने लग जाएगा, ठीक है। यहाँ एनर्जी डिसिपेट होने लग जाएगी, हीट के फॉर्म में हो सकता है एनर्जी डिसिपेशन मिलेगा। लेकिन दूसरा चीज, ये जो सेटअप है इसमें तो करंट सेम आ रही है, यानी फ्लक्स जो है हमारा, फ्लक्स अपनी डायरेक्शन मेंटेन किया हुआ है वैसे ही। फ्लक्स की अगर डायरेक्शन मेंटेन्ड है तो फ्लक्स तो पॉजिटिव रहा, तो अब मैं बोलूंगा कि टाउ ए न्यू कैसा रहेगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ फ्लक्स अभी भी वही है φSH, लेकिन ना अब करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई है, इट हैज बिकम माइनस ऑफ IA, और ऐसा होने की वजह से
टाउ ए न्यू जो है वो हो गया है नेगेटिव। तो फील्ड को ना डिस्कनेक्ट करके मैं फील्ड को लगातार सप्लाई दूंगा ताकि मेरा फ्लक्स स्ट्रांग रहे और वो अपोजिट डायरेक्शन के टॉर्क को बढ़ाए रखे, मेंटेन करे। तो जितना ये फ्लक्स स्ट्रांग होगा उतना अच्छा क्या चीज हो जाएगा यहाँ पे, उतना बढ़िया मेरे पास अपोजिट डायरेक्शन का टॉर्क बनने लग जाएगा। ठीक। दूसरा बेनिफिट क्या है कि इसमें ना ओवरशूट करने का कोई सीन ही नहीं है। जैसे प्लगिंग के अंदर ओवरशूट हो जाता अगर मैं मैकेनिकल ब्रेकिंग नहीं लगाता, तो यहाँ कहाँ से ओवरशूट करेगा, यहाँ आइए इसको कहीं और से मिल ही नहीं सकती। फ्लक्स अगर बनेगा भी तो ये अपनी इनर्शिया की वजह से जब सप्लाई देगा तो टॉर्क यहाँ इंक्रीज हो जाएगी उल्टी दिशा की, और आइए हो जाएगा जीरो। आइए जीरो हुआ तो इसका खुद का ओवरऑल कंडीशन तो वैसे ही जीरो हो गया। ये रन कैसे करेगा, इसको अपोजिट डायरेक्शन में रन कराने के लिए डायरेक्टली टॉर्क तो मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, तो नेगेटिव टॉर्क की वजह से मोटर स्टॉप हो जाएगा कंप्लीट डिसिपेशन के बाद। ठीक। और करंट आईए जो है वो जीरो हो जाएगी। करंट आईए जीरो हुई तो टाउ ए न्यू वैसे ही जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो स्पीड रिवर्सल नहीं होने वाला है इसके अंदर। स्टेप बाय स्टेप लिखवाता हूं। इसके स्टेप्स क्या है देखो। फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप यह है कि आर्मेचर टर्मिनल आर detached from supply and connected to heavy load। ये लोड हैवी होना इसलिए जरूरी है ताकि करंट को सडनली कम करके खत्म कर दे। बहुत छोटा लोड होगा, बहुत देर तक फीड कराता रहेगा, अपनी इनर्शिया की वजह से मशीन देर तक चली जाएगी। हालांकि ये जो अपोजिट डायरेक्शन का टॉर्क लग रहा है ये इसको रोक लेगा, लेकिन वो डिसिपेशन प्रॉपर नहीं होगा, तो हमको डिसिपेशन भी करवाना है इसमें। ठीक है, तो आर्मेचर टर्मिनल्स आर डिटैच्ड फ्रॉम द सप्लाई एंड कनेक्टेड टू द हैवी लोड। तो लिखेंगे दिस। अच्छा, फील्ड की भी बात कर लेते हैं यहीं पे। फील्ड इज स्टिल बीइंग सप्लाइड फ्रॉम द सोर्स। सोर्स से फील्ड को सप्लाई मिलती रहेगी। ठीक है, फिर क्या होगा, now opposite torque is created but IA is being provided to the load IA तो लोड को प्रोवाइड कर रहा है, तो IA की मैग्नीट्यूड कम होती चली जाएगी। as IA becomes zero, thus tau A new armature torque new जो है becomes zero, so there will be no condition of overshoot in this braking। like in प्लगिंग की जो दिक्कत हो रही थी प्लगिंग में ओवरशूट कर जाने में कि मैकेनिकल ब्रेकिंग करके रोकना पड़ता था, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ मशीन रुक जाएगी अपने से और ओवरशूट भी नहीं करेगी, दूसरे डायरेक्शन में जाएगी भी नहीं। ठीक है, अगर सपोज कर लो यहाँ पे एक कंडीशन मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, मैंने एक और डायग्राम बना के आपको यहाँ पे शो किया हुआ था इसके बगल में, जहां मैंने बोला था कि पूरे सेटअप को ही अगर मान लो लोड से कनेक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा। पूरे सेटअप को जब आप लोड से कनेक्ट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में देखो मेन सप्लाई से, देखो आप सबको पता है कि फाई एस एच किसकी वजह से बन रहा है, आई एस एच से, और आई एस एच किस पे निर्भर करता है, आई एस एच इज इक्वल टू आप लिखते हो वी टी अपॉन आर एस एच। अगर वी टी को मैं जीरो कर देता, मैं यहां से वी टी जीरो कर दिया,
है ना, मैंने कोई इनपुट देना बंद कर दिया, यहाँ से कोई इनपुट नहीं दिया, तो VT तो जीरो हो जाएगा। VT जीरो होगा तो ISH क्या हो जाएगा, ISH विल बिकम जीरो एंड देन व्हाट विल हैपन, फाई विल आल्सो बिकम जीरो। अगर फाई जीरो हो गया तो जो न्यू टॉर्क मैं बनाना चाह रहा था, टाउ न्यू, ये तो पहले ही जीरो हो जाएगा। और मुझे जीरो टॉर्क से फायदा नहीं होगा, मुझे नेगेटिव टॉर्क चाहिए वहां पे। नेगेटिव टॉर्क होगी तो वो अपोज करेगी उसके पुराने मोमेंटम को, पुराने मोशन को। अगर जीरो टॉर्क होगी तो क्या होगा पता है, वो अपने पुराने मोशन पे अपनी इनर्शिया के हिसाब से घूमता रहेगा, आराम से देर तक चलता रहेगा, जब तक कि फ्रिक्शन की वजह से, एयर एंड फ्रिक्शन की वजह से जब तक वो रेस्ट के स्टेट तक ना पहुंच जाए, तब तक मशीन चलती रहेगी। तो फिर सडन ब्रेकिंग कहाँ हुई, हमको अभी रोकना है, वो जाके 10 मिनट बाद रुकेगी, तो यूजलेस था ये। तो इसका रीजन समझ गए। तो आपको एक बार लग सकता है कि हाँ सर वो तरीका भी तो जेन्युइन था, उससे भी तो एनर्जी डिसिपेट करवा सकते थे हैवी रेजिस्टेंस लगा के, इसका सेटअप को चेंज करने की क्या जरूरत है। बट इसकी रिक्वायरमेंट इसीलिए है ताकि हमको अपोजिट डायरेक्शन का टॉर्क क्रिएट करना है। हमको जीरो टॉर्क नहीं चाहिए वहां पे, हमको माइनस में टॉर्क चाहिए इस कंडीशन की वजह से। और वो यहाँ पर ही पॉसिबल है कि फ्लक्स सेम डायरेक्शन में आती रहे और करंट की केवल डायरेक्शन बदल जाए, ये तभी पॉसिबल है यहाँ पे। ठीक है, समझ जाओगे आप लोग इस पॉइंट को। तो दिस इज इट, ये इसका एक्सप्लेनेशन है, इसका रीजन है कि क्यों पुराने वाले मेथड को सही नहीं बोला मैंने और इस मेथड को कंटिन्यू कराया। हर पॉइंट ना समझ के पढ़ना तो मजा आएगा आपको पढ़ने में। ठीक है, so there will be no condition of overshoot and this breaking in this breaking like in plugging process। ठीक है, तो ब्रेकिंग करंट क्या आएगा, यहां पर आप लिखोगे ब्रेकिंग करंट IA will be given as VT plus EB divided by RA plus REXT। ये ध्यान रखिएगा, REXT की वैल्यू ऊपर रखेंगे सो दैट कि IA रिड्यूस्ड हो जाए, बहुत ह्यूज अमाउंट का IA ना जाए। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन में एक गलती है, देखते हैं आप में से कितने लोग पहचान पाते हैं इस मिस्टेक को। इस एक्सप्रेशन में एक गलती है फॉर दिस मेथड ऑफ ब्रेकिंग। प्लगिंग में तो ठीक था ये एक्सप्रेशन, यहाँ एक गलती है। क्या गलती है बताओ। देखो प्लगिंग में ना आप VT प्रोवाइड कर ही रहे थे लगातार, इवन मशीन को भी, बस डायरेक्शन उल्टा किए थे टर्मिनल का। यहाँ आप VT सिर्फ किसको प्रोवाइड कर रहे हो, RSH को, इसको VT मिल रहा है क्या, तो VT माइनस EB या VT प्लस EB कुछ भी क्यों होगा, सिर्फ EB रहेगा ना वहाँ, देयर विल बी ओनली बैक EMF, VT कहाँ से आएगा। ठीक है, तो दिस इज अ मिस्टेक, यहाँ पे मत ऐड करिएगा VT को, यहाँ VT लिख दोगे तो आपका एक्सप्रेशन रॉन्ग कहलाएगा। और REXT क्यों लगाए, REXT का रीजन भी आप सबको पता है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं लगाएंगे तो आर्मेचर करंट ह्यूज हो जाएगा, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एक और हमको सीरीज में कनेक्ट करना होगा वहां पर। ठीक है, तो हाँ बस ये है कि इट विल टेक टाइम टू फुल्ली स्टॉप, ऐसा नहीं होगा कि एकदम तुरंत फुल्ली स्टॉप हो जाएगा, विद इन मिली सेकेंड्स या माइक्रो सेकेंड्स में फुल्ली स्टॉप हो जा रहा है, ऐसा तो नहीं होगा। बट हाँ इसको कुछ समय लगेगा। अच्छी बात यह है कि ओवरशूट नहीं करेगा ये मशीन। ठीक, इसी पॉइंट के ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, चलो देखते हैं। एक क्वेश्चन लेकर के आया था मैं, आई होप आप लोग बना लोगे उसको। देखो इस चीज के ऊपर क्वेश्चन कैसे बनता है, ये सवाल है। ठीक, ये क्वेश्चन 7 मार्क का क्वेश्चन है, किसी यूनिवर्सिटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इससे आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। पहले क्या बोला हुआ है यहाँ पे, उस बात को समझिएगा। This question says कि 220 वोल्ट डीसी शंट मोटर हैज एन आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ 0.5 ओम। आर की वैल्यू, आर्मेचर करंट 40 एम्पियर की जा रही है इसमें से। अगर प्लगिंग अप्लाई करते हैं हम लोग, देन हाउ मच एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज टू बी कनेक्टेड टू द सर्किट सो दैट आर्मेचर करंट विल रिमेन द सेम। समझ गए क्या बोला है यहाँ पर। अच्छा ठीक, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो डीसी शंट मोटर का डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। और यहां पर ये सीन है, ये हो गया यहां पर शंट फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस। दिस इज आवर सप्लाई VT, IL आर्मेचर करंट ISH, शंट फील्ड वाइंडिंग रेजिस्टेंस। क्वेश्चन में सिर्फ RA दिया हुआ है,
ठीक है, तो सप्लाई सिर्फ आर्मेचर की। ओके, तो हम सबको पता है कि हम लोग ना यहाँ पर एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा के चलते हैं, रीजन भी पता है आपको कि क्यों लगाते हैं। ठीक है, दिस इज REXT। क्वेश्चन ये बोलता है कि बताओ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आखिर कितने का लगाएं। अब हम सबको ये भी पता है कि प्लगिंग करेंगे अगर तो आर्मेचर करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाती है। ठीक, RSH कांस्टेंट है, RSH फिक्स्ड है, यहाँ भी और वहां भी सब जगह सेम है। ISH भी फिक्स्ड रहेगी, VT भी फिक्स्ड है हमारा, एवरीथिंग इज ऑल गुड। ये बोलता है कि कुछ ऐसा करो कि आर्मेचर करंट भी फिक्स हो जाए। आर्मेचर करंट पहले 40 एम्पियर जा रही थी, तो आपको अभी भी उसको 40 एम्पियर ही रखना है, ऐसा कुछ करना है आपको। ठीक है, VT क्वेश्चन में दे रखा है। तो देखो ये चीज करने के लिए ना आपको EB की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? बैक EMF की। सिंस वी नो दैट VT इज इक्वल टू EB प्लस IARA, ये एक्सप्रेशन है। VT कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 220। EB प्लस IA कितना है? 40। RA कितना है? 0.5। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि 220 माइनस 40 इंटू 2 80 हो गया, इज इक्वल टू बैक EMF। सो आवर बैक EMF विल बी हाउ मच? 160 वोल्ट। क्या ये वैल्यू सही है क्या? सोचो एक बार। तो VT माइनस 40 इंटू 0.5, 40 इंटू 0.5। ठीक, ठीक है, बैक EMF की वैल्यू सही निकालेंगे हम लोग। चलो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ ओवरऑल कि मैंने सही पुट किया या नहीं। EB इज इक्वल टू, हाँ ठीक है, so this will be 220 minus 40 into 0.5। अच्छा इंटू हो रहा है ना, सॉरी हाफ हो रहा है ना, तो 20 हो जाएगा, सिली मिस्टेक। दिस शुड बी 20। तो ये हो गया यहाँ पर 200 वोल्ट। हाँ, बैक EMF की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 200 वोल्ट। ओके ठीक है, बैक EMF कितना आ गया? 200 वोल्ट का बैक। ब्रेकिंग के समय, ये ब्रेकिंग से पहले का है ना, दिस इज बिफोर ब्रेकिंग। बिफोर प्लगिंग। नाउ व्हाट विल हैपन ड्यूरिंग ब्रेकिंग? अब ब्रेकिंग के समय क्या हो जाएगा ये बताओ। तो ब्रेकिंग के समय आप सबको पता है कि देखो IA की वैल्यू जो होती है, इट इज गिवन एज VT प्लस EB अपॉन RA प्लस REXT। ये सिचुएशन होती है। VT की वैल्यू आप सबको गिवन है, EB की वैल्यू का कंडीशन जो है वो आप सबको पता है, ठीक, कि 200 वोल्ट का है। RA जो है वो भी पता है, REXT नहीं पता बस, लेकिन IA 40 एम्पियर होना चाहिए इतना पता है। तो मैं इसको सॉल्व करता हूं, इट विल बिकम IA इंटू RA प्लस REXT। आर्मेचर रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पे? आर्मेचर रेजिस्टेंस है 0.5 प्लस REXT, ये अननोन है तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, इज इक्वल टू VT प्लस EB। VT कितना है? 220 प्लस 200, और आर्मेचर करंट को भी इधर ले आओ 40,